गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर। आपके ये हाफ ईयरली में काफी काम आएगा। तो देखो पहला ही क्वेश्चन है, अपन डायरेक्ट बात करते हैं। तो देखो पहला एक क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15। 12 एंड 15 का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो 12 और 15 के एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो 12 का अपन क्या कर लेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करूं तो क्या आ जाएगा 6, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 और 1। इसी प्रकार 15 किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 5 जा 15 और तो 12 का तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का क्या आ जाएगा 3 इंटू में 5। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या होता है, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 5। ठीक है, 2 2 जा 4 इंटू 15, 15 4 जा 16। ये तो आ गया अपना एलसीएम। ठीक है, और एचसीएफ के लिए क्या करना होता है, पेयर बनाने होते हैं। तो क्या यहाँ पे कोई पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है, सिर्फ 3 का पेयर बन रहा है। यहाँ पे ये वाला 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 3। क्लियर है, एचसीएफ 3 और एलसीएम कितना आ गया 60। क्लियर है ना। तो अपना ऑप्शन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे 60 एंड 3, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर है इतना। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल है 3x² प्लस का 4x माइनस 2। इसमें जीरोज बताने हैं, नंबर ऑफ जीरो, शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो हम ये सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है। 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री की, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं 2। क्लियर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 2 होंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो आपको पता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ विच पे सेटिस्फाई द लाइन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे एक तरीका तो क्या है, आप हर ऑप्शन को पुट करा करा के देखो। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, y बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 2x। तो y बराबर की आ गया 6 माइनस 2x तो आएगी। अब यहाँ से x की वैल्यू पुट करके देख लो। जैसे ऑप्शन ए है 1,2, तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट कराता हूँ तो कितना आता है, तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सॉरी y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितनी आई 4, लेकिन यहाँ पे क्या है 1,2, तो ये भी गलत है। दूसरा पुट करेंगे 2,1, तो x की वैल्यू 2 पुट करूंगा यहाँ पे 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 माइनस 4 तो कितना आएगा 4। y की वैल्यू 2 आनी चाहिए ना, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इसी प्रकार ऑप्शन सी में क्या दे रखा है 2,2, 2,2। तो देखो यहाँ पे रख के देखो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 6, और यहाँ पे रख के देख लो y बराबर 6 माइनस 2x है ना, तो 2,2 रख के देखो 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 माइनस 4 कितना आ गया 2। तो y की वैल्यू भी 2 और x की वैल्यू भी 2, तो 2,2 क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा 2,2। तो ये अपने 4 हो गए, पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हो गए। इसी में देखो 5th क्वेश्चन, in which condition the roots are not real in quadratic equation ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है। तो कौन सी कंडीशन में रूट रियल नहीं होते, तो हमें पता है डिस्क्रिमिनेट निकालते हैं d, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो d की वैल्यू देखो ग्रेटर देन 0 होती है, तो रूट आर रियल एंड डिफरेंट
डी इक्वल टू 0 होता है तो रूट आर रियल एंड इक्वल, और डी इज लेस देन 0 होगा तो डी इज लेस देन 0 में क्या होते हैं, नो रियल रूट, मूल वास्तविक नहीं होते जब डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो देखो ऐसा ऑप्शन कौन से में है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा अपना ए ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है तो रूट क्या होते हैं, रियल नहीं होते, यानी कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। इतना क्लियर है। इसी में देखो, इसी का 6 नंबर है, कॉमन डिफरेंस फॉर एपी। कोई एपी दे रखी है 3, 7, 11, 15, इसका डी निकालना है। तो डी क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 कितना दे रखा है, 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। अगला है, इसी का 7th है, वैल्यूज ऑफ 2 sin स्क्वायर, सॉरी 2 sin 45, 2 sin 45 cos 45, 2 sin 45 cos 45, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2 sin 45 की होगी 1/√2, cos 45 की होगी 1/√2, ठीक है। अब देखो 1/√2, 1/√2 क्या होता है, कोई भी संख्या √2 में 2 बार मल्टीप्लाई में होती है तो क्या आ जाता है, वही संख्या देती है। 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपना, ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, पूछा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, किसी वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट यानी अनंत, ठीक है। अगला ये तो हो गया हाउ मेनी टेंजेंट। अगला है वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। इन्होंने देखो इंग्लिश में तो प्रिंट कर दिया, सॉरी हिंदी में तो लिखा हुआ है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, वर्त का मतलब है एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा। लेकिन हिंदी में वापस उन्होंने सेम ही क्वेश्चन प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन होएगा। इंग्लिश में तो वापस सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, यानी कि क्वेश्चन को सेम टू सेम वही लिख दिया जो पहले वाला क्वेश्चन था, लेकिन अपन को हिंदी का पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या दे रखा है, ए ऑप्शन में 2 पाई आर, बी में दे रखा है पाई आर स्क्वायर अपॉन 180, सी में पाई आर स्क्वायर, और डी में है नन ऑफ दीज। तो अपन को कौन से ऑप्शन में चलना है, अपन को हिंदी वाला क्वेश्चन को पढ़ना है और एरिया ऑफ सर्कल बताना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं, फर्स्ट का 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, if the height of a cylinder is 11 centimeter and its curved surface area is 968। तो कोई सिलेंडर है, ध्यान दो, उसकी जो हाइट है वो 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन को रेडियस निकालनी है। तो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे रख देते हैं 2 पाई आर, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11, इक्वल टू 968, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाती है, 968 अपॉन में 2 पाई इंटू में 11। अब ध्यान दे, इसको कैलकुलेट करना है। 968, 2 पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7 इंटू में 11। 7 ऊपर चला जाएगा तो देखो कितना आ जाएगा, मैं इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। 968 इंटू में 7, 2 इंटू 22, 11 इंटू 11। अब देखते हैं, ये 22 से कट रहा है, ठीक है। 4 और 4, ठीक है। फिर ये 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 2, तो ये आ गया 22 इंटू 7
अपॉन में 11 को उससे काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा था 960 यहाँ पुट कर दिया, आर की वैल्यू निकालनी है तो 2 पाई इंटू 11 डिवाइड में चला जाएगा, पाई की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी 22/7, फिर यहाँ पे मैंने इसको कैलकुलेशन कर लिया, तो जहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। इसी में 11 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दो। द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 5 3 9 6 7, इनका क्या निकालना है मीन। तो मीन क्या होता है, जिसको x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इन सबका सम कर लेंगे 5 + 3 + 9 + 6 + 7 डिवाइड में देखो कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा 5 और 3 8, 8 और 9 कितना हो जाता है 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, 23 और 7 30/5। वैसे ऐड कर ले, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21 और 9 30, और डिवाइड 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ऑप्शन सी में कितना है 6, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी का 12 है, ए डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। एक डाइस है, क्या है एक डाइस है, एक पासे को एक बार थ्रो किया गया, ठीक है, एक बार फेंका गया, तो सम संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, सम संख्या आने की प्रायिकता यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो अपने पास जो डाइस होती है उस पर 6 नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 तक, 3 4 5 एंड 6। तो अगर मैं बात करूँ इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं 2 4 एंड 6। ऑड नंबर क्या क्या हो सकते हैं, ऑड नंबर आ जाएंगे 1 3 एंड 5। तो उसमें 3 नंबर तो इवन होते हैं और 3 ही नंबर क्या होते हैं ऑड नंबर होते हैं। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, कितने नंबर है इवन, टोटल कितने हैं 3 है, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगी 3। टोटल कितने हैं, कितने 3 नंबर आ सकते हैं कितने में से 6 में से, 3 आ सकते हैं कितने में से 6 में से, 3/6 कितना आ जाएगा 1/2। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी भी यही है, ऑड नंबर की भी यही आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है तुमसे ऑड नंबर की पूछ ले, ठीक है, अब आपको उस हिसाब से ऑप्शन को पिकअप करना है। तो क्या कौन सा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, अगला है अपना फिल इन द ब्लैंक वाला, यानी कि अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला है। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 3 + 2√5, 3 + 2√5। दूसरे का फर्स्ट देखो, 3 + 2√5 इज ए कैसा नंबर है, ये पूछा है, इज ए डैश करके नंबर लिखा हुआ है। तो 3 + 2√5 आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, या फिर नहीं पता है तो देखो मैं समझा देता हूँ कि अपने पास 2 प्रकार के नंबर होते हैं, एक तो रेशनल और एक क्या होता है इरेशनल। तो इनके ऑपरेशन होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो जब भी कोई एक तो रेशनल नंबर हो और एक क्या हो इरेशनल नंबर, एक रेशनल और एक इरेशनल, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, जब इनको ऐड करें, ध्यान देना अच्छे से, जब इनको क्या करें ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, तो अपने पास यहाँ पे डिपेंड करेगा कि रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर। तो ये क्या है इरेशनल नंबर और ये क्या है इरेशनल नंबर। क्लियर है इतना, रेशनल और इरेशनल नंबर है। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, जब भी रेशनल हो और एक इरेशनल हो, तो हमेशा ध्यान देना, एक रेशनल हो और इरेशनल, तो हमेशा क्या मिलेगा इरेशनल प्लस रेशनल हो, या फिर माइनस हो, या फिर गुणा हो, तो हमेशा इरेशनल नंबर मिलता है। क्या मिलता है इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इरेशनल नंबर आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान दो, जब भी एक रेशनल नंबर और एक क्या हो इरेशनल नंबर, जब उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलते हैं। यानी कि अगर एक रेशनल और एक इरेशनल, एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो हमेशा क्या मिलेगा अपरिमेय नंबर मिलेगा। क्लियर है, चलो ठीक है। अगला है दूसरे का सेकंड, ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। सभी सर्कल क्या होते हैं
सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर उनकी रेडियस सेम होगी तभी होंगे कॉन्ग्रुएंट। अगर उनकी रेडियस सेम होगी तभी होंगे कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें क्या आ जाएगा? सिमिलर आ जाएगा। ठीक है। अगला है tan 30 इंटू में tan 60। इसकी वैल्यू पूछी है। तो क्या आ जाएगा? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 की होती है √3। √3 से √3 कट गया तो क्या आ जाएगा? आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर है? अगला है एंगल बिटवीन ए टेंजेंट एंड ए रेडियस ऑफ ए सर्कल। जो सर्कल होता है अपना, ध्यान दो, ये सर्कल दे रखा है, ठीक है, ये सर्कल है, ये इसकी रेडियस है मान लो, और ये इस पे क्या है? एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है। तो पूछा है कि जो रेडियस और टेंजेंट होती है उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है। तो हमें पता है ये हमेशा क्या बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्या बनाता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल क्या कहते हैं? राइट एंगल। इसमें ऑप्शन के आंसर क्या आ जाएगा? राइट एंगल। ठीक है। ये अपनी एक थ्योरम भी दे रखी है कि जो टेंजेंट होती है और जो रेडियस होती है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है। ठीक है। क्लियर है? अगला, फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग मीन ऑफ ए ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने पढ़ाया था x बार बराबर होता है सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। यानी कि ग्रुपिंग कर रखी है और फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखी होती है, तो ऐसे निकालते हैं सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। क्लियर है? सिग्मा किसको डिनोट करता है? सम को डिनोट करता है। किसको? सम को डिनोट करता है। क्लियर है? अगला, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी PE बिटवीन दिस एंड दिस। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो सकती है? 1। मैक्सिमम वैल्यू किसी की भी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 1। एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? P जो E है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, ये हमेशा ऐसे होती है, 0 हो सकती है या उसके बराबर, या 1 हो सकती है या उसके बराबर। 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती। क्लियर है? क्लियर है ना? अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दो, on comparing the ratio a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 find out whether the line responding the pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। ठीक है। अनुपात a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तुलना ज्ञात कीजिए कि समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या कैसी हैं? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे रखा है, इक्वेशन तो दे ही नहीं रखी। ठीक है। अनुपात a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c तुलना ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं। तो यहाँ पे देखो युग्म तो दे नहीं रखा, समीकरण नहीं दे रखा। अगर समीकरण दे रखा होता तो अपन कर लेते। तो मैं इसको फिर से कंफर्म कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का भी आप छोड़ दो, यहाँ पे तो देखो इक्वेशन नहीं दे रखी, तो अपन कंपेयर कैसे करेंगे? अगला है 3 का सेकंड, राइट द श्रीधराचार्य फॉर्मूला टू फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके रूट फाइंड करने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ये होता है अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है।